भारत में चुनाव समाप्त हो गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, नई लोकसभा का भी गठन हो गया है और नई लोकसभा के गठन के साथ जो परंपराएं जुड़ी रही हैं, जो प्रोविज़न जुड़े रहे हैं, वो प्रोविज़न अब आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं प्रोविज़न्स में से एक जो परंपरा रही है, जो प्रथा रही है, वो है राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा, यानी कि प्रेसिडेंट स्पीच की परंपरा। तो हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र किया। तो आज इसकी वीडियो में हम बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति के संबोधन का क्या इतिहास रहा है, क्या प्रोविजन रहे हैं, उन्हीं तमाम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम राष्ट्रपति के अभिभाषण यानी कि प्रेसिडेंट स्पीच की बात करेंगे। उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसको समझेंगे, हिस्ट्री क्या रही है उस पर भी बात करेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उनको देखेंगे। अन्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं इससे जुड़ी हुई, और फिर एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का ये पूरा जो है सेगमेंट है जिससे आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए अब इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखा जाए कि राष्ट्रपति ने जो स्पीच दी है उस स्पीच में आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले। तो जब भी राष्ट्रपति अपनी स्पीच देते हैं तो उस स्पीच में बेसिकली उस समय का जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है, जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का जिक्र आपको खासतौर पर देखने को मिलता है। जैसे अगर आप रीसेंट स्पीच की बात करेंगे तो वहां पर आपको पेपर लीक की बात सबसे प्रबलता से देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में एनटीए का भी जिक्र किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जिक्र किया, यूजीसी नेट एग्जाम का जिक्र आपको देखने को मिला, इसके अलावा नीट एग्जाम का जिक्र आपको देखने को मिला। और ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये आपके किससे जुड़े रहे हैं, ये कीवर्ड जुड़े रहे हैं पेपर लीक को लेकर के। तो राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में, अपने अभिभाषण में ये कहा कि सांसदों से परीक्षा लीक के मामले में दलगत राजनीति से परहेज करने की उम्मीद की जाती है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो तमाम सांसद हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो परीक्षा लीक की जो पूरा पूरा मामला है, इस मामले पर राजनीति नहीं करेंगे, इस मामले पर पार्टी पॉलिटिक्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि देश हित को ध्यान में रखेंगे, जो छात्र हित है उसको ध्यान में रखेंगे और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मामले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और दोषियों को दंडित करने का भी प्रयास जो है सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। इसके अलावा परीक्षा में सुधार की जो मांग है उस मांग पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि सरकार जो है लगातार परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाषण में 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी 1975 में लगी थी वो भारतीय संविधान पर एक हमले की तरह थी। तो आपको वहां पर आपातकाल का जिक्र भी देखने को मिला। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवीएम की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि इस बार 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे, उन चुनावों के जो परिणाम सामने आए, उन परिणामों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ईवीएम जो है हमेशा से बिल्कुल सही थी, उसके साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या फिर छेड़छाड़ नहीं की गई और अब ये सभी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है। जबकि अगर आप पहले देखेंगे तो लगातार जो विपक्षी दल थे वो सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने और समृद्धि को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। और आप ये सोच सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के, ये स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में आया होगा? ये स्टेटमेंट आया है आपका मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में। तो मणिपुर का जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिला। उन्होंने बताया कि सरकार जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो समस्याएं हैं, जो अशांति वहां पर मौजूद है, उसको संबोधित करने का लगातार प्रयास कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के देखने को मिले हैं। चलिए अब बढ़ा जाए आगे और बात की जाए राष्ट्रपति के अभिभाषण का इतिहास क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। जैसे कि भारत में कई प्रथाएं हैं जो कि ब्रिटेन से ली गई हैं, तो एक ये भी प्रैक्टिस है जो कि हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से, जब ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके द्वारा संसद को पहली बार, वहाँ की जो संसद है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसको पहली बार 16वीं शताब्दी में संबोधित किया गया था और उसके बाद से वो लगातार इस तरह की प्रैक्टिस को अपनाते रहे हैं।
इसके बाद देखेंगे आप तो ये प्रथा ब्रिटेन से जाती है फिर आपका अमेरिका में, और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1790 में यानी कि 1790 में पहली बार अमेरिका की जो संसद है यानी कि जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस को संबोधित किया था। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, फिर प्रैक्टिस जाती है अमेरिका में। भारत में अगर आप बात करें तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने की जो प्रथा है वो आपको 1990 यानी कि 1999 का जो भारत सरकार कानून है, भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उस अधिनियम में देखने को मिल जाएगी। उसके साथ इस प्रथा की जो है शुरुआत हुई थी, और वहां पर जो 1919 का जो कानून था, उस कानून में भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वो संबोधित कर सकते थे। उसके बाद भारत आजाद होता है और भारत का संविधान लागू होता है, और संविधान लागू होने के साथ ही हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पहली बार 31 जनवरी 1950 को हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा के जो सदस्य थे उनको संबोधित किया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने इस पूरी प्रैक्टिस का इतिहास क्या रहा है, ब्रिटेन में क्या इतिहास रहा है, अमेरिका में क्या इतिहास रहा है, भारत में क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास की बात की। अब इसके अलावा देखिए आप संवैधानिक प्रावधानों की अगर आप बात करें तो इसके लिए भारतीय संविधान में आपको आर्टिकल 87 मिल जाएगा। आर्टिकल 87 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 87 कहता है, दो विशेष परिस्थितियों का जिक्र करता है। आर्टिकल 87 कहता है कि हम दो विशेष परिस्थितियां दे रहे हैं, जिन दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो हैं वो संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अब कौन कौन सी दो परिस्थितियां हैं? तो आर्टिकल 87 के मुताबिक बेसिकली जब लोकसभा के आम चुनावों के बाद नई विधायिका का गठन होता है, नई लोकसभा गठित होती है, नई सरकार बनाई जाती है, तो उसका जो पहला सत्र होता है नई लोकसभा का, उस पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? ये काम किया जाता है हमारे राष्ट्रपति की ओर से, और जैसा कि हमें हालिया मामले में देखने को भी मिला। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष संसद की जो पहली बैठक होती है उसके दौरान भी हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो सदन को संबोधित करती हैं। तो दो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली, एक तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसकी पहली बैठक के दौरान, और एक हर साल जो सत्र आयोजित किए जाते हैं उन सत्रों में से जो पहला सत्र होता है उस पहले सत्र की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है? ये काम किया जाता है राष्ट्रपति की ओर से। इसके अलावा ये जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना नई विधायिका का काम शुरू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 87 को पढ़ेंगे, उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर शेल शब्द का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो शेल शब्द वहां पर यूज किया गया है, इसी वजह से इसका पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप 1950 में जाएंगे तो 1950 में जो हमारी अनंतिम संसद थी, इंटरिम जो पार्लियामेंट थी, उस इंटरिम पार्लियामेंट में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रत्येक सत्र से पहले एक भाषण दिया था। यानी कि जितने भी सेशन आयोजित होते थे उन सेशंस में हर सेशन का जो पहली बैठक होती थी उसमें उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबोधित करते थे। लेकिन 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन आता है, और इस पहले संविधान संशोधन के बाद इस प्रथा में बदलाव कर दिया जाता है। बदलाव ये होता है कि अब हर सत्र की पहली बैठक में संबोधन नहीं किया जाता, अब हर साल का पहला जो सत्र होता है उसकी पहली बैठक को जो है राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान है वो देखने को मिले। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये जो कंटेंट होता है, राष्ट्रपति जो स्पीच देते हैं वो स्पीच कौन तैयार करता है? वो स्पीच राष्ट्रपति खुद तैयार नहीं करते हैं या फिर उनका स्टाफ तैयार नहीं करता है, वो स्पीच तैयार की जाती है केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार के स्टाफ की ओर से, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से तैयार की जाती है। और राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वो वही स्पीच पढ़ेंगे जो कि केंद्र सरकार उनको प्रदान करेगी। और इसी वजह से जब आप राष्ट्रपति की स्पीच को देखेंगे तो आपको उस स्पीच में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका जो है नजर आ जाएगी। और अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर किसी राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की स्पीच को पढ़ने से इनकार कर दिया हो। हालांकि जब आप राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों के मामले में ये स्थिति हमें जरूर देखने को मिली है, जहां पर कई राज्यों के गवर्नर ने, जो उन राज्यों की जो सरकार थी, उन्होंने जो स्पीच दी थी उसको पढ़ने से इनकार कर दिया था। जैसे केरल में हमें ये मामला देखने को मिला है, तमिलनाडु में ये मामला आया है, लेकिन केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रपति ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। तो ये हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात की। अब अन्य प्रक्रियाएं भी एक बार देख ली जाएं, और कौन कौन से प्रोसेस आपको मिलेंगे। तो जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे देते हैं उसके बाद एक थैंक्स मोशन पेश किया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। उसके बाद उस धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है, जो पक्ष के लोग हैं वो उसके पक्ष में बोलते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो उस पूरे स्पीच को क्रिटिसाइज करते हैं।
इसके बाद विपक्ष के लोग जो सरकार से सवाल उठाते हैं, जो राष्ट्रपति के बहस पर, राष्ट्रपति के भाषण पर जो सवाल उठाए जाते हैं, उन सवालों का जवाब जो है कौन देता है? प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब देते हैं। और फिर प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद बेसिकली एक प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव, ये प्रस्ताव जो है मतदान के लिए पेश किया जाता है और फिर इस पर मतदान होता है। इस पर अमेंडमेंट भी पेश किया जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि बेसिकली ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए अनिवार्य है। अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि सरकार को संसद का समर्थन प्राप्त नहीं है और इसकी वजह से सरकार गिर भी सकती है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर अन्य प्रक्रियाओं की बात की। अब एक बार अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा हो जाए। प्रश्न हमारा आपका प्रीलिम्स का है और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल है आज का कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1999, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।